फिल्म की शुरुआत एक बीमार बच्ची से होती है जिसका शरीर बुखार से तप रहा होता है। और तभी उसकी माँ उसे उठाकर बाथरूम के बाथटब में लिटा देती है ताकि उसका शरीर थोड़ा ठंडा हो जाए। वहीं सैद नाम का एक आदमी भी बैठा होता है जो इंसान नहीं बल्कि एक एंजल है। दरअसल सैद एक ऐसा एंजल है जो इंसान के पास तब आता है जब वो कुछ ही समय में मरने वाला हो, ताकि उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को आफ्टर लाइफ में ले जा सके। और सैद के जैसी हजारों एंजल्स दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं जो इंसानों के मरने के बाद उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं सकता। अब उस बच्ची की हालत में जरा भी सुधार ना होने पर उसकी माँ उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आती है, जहां डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। पर फिर भी वो बच्ची अपना दम तोड़ देती है और उसकी मरते ही उसकी आत्मा सैद के पास आ जाती है। वहीं उसकी माँ अपनी बच्ची को मृत देख पूरी तरह से टूट जाती है, जिस पर बच्ची सैद से कहती है कि मेरी माँ बहुत रो रही है, क्या वो भी मेरे साथ जा सकती है। जिस पर सैद कहता है कि अभी उनका समय नहीं आया, जब उनका समय आ जाएगा तब वो तुम्हारे पास आ जाएंगी। जिसके बाद वो बच्ची की आत्मा को अपने साथ आफ्टर लाइफ में ले जाता है। अब सैद अपने दोस्त कैसिल से मिलता है, जहां वो उससे कहता है कि आज मैंने एक बच्ची की आत्मा को आफ्टर लाइफ में भेज दिया। जिस पर वो भी उसे बताता है कि उसने भी एक आदमी की आत्मा को आफ्टर लाइफ में भेजा है। जिसके बाद वो पूरे शहर में घूमने लगते हैं ताकि जिसका समय पूरा हो जाए उसे आफ्टर लाइफ में ले जा सके। और साथ ही उनके साथ कुछ और भी एंजल्स होते हैं। अब हम मैगी नाम की डॉक्टर को देखते हैं जो साइकिल से हॉस्पिटल आती है, जिसके बाद वो बाकी डॉक्टर्स के साथ एक टॉम नाम के पेशेंट का ऑपरेशन शुरू करती है, जहां वो म्यूजिक सुनते हुए ऑपरेशन कर रही होती है। जहां सैद भी होता है जो टॉम का समय पूरा होने का इंतजार कर रहा था। और तभी मैगी को किसी का फोन आता है, इसलिए वो फोन उठाने चली जाती है। और तब तक बाकी डॉक्टर्स टॉम का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, पर अब अचानक उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। इसलिए मैगी फोन रखकर तुरंत उसके पास आती है और उसे सीपीआर देने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी डॉक्टर्स कहते हैं कि अब इसका कोई फायदा नहीं होगा। तब सैद भी टॉम की आत्मा को लेने उसके पास जाता है, पर तभी मैगी सैद की आंखों में आंख डालकर उसे देखती है, जो देख वो एकदम दंग रह जाता है। जिसके बाद टॉम भी अपना दम तोड़ देता है और उसकी आत्मा सैद के पास आ जाती है। अब मैगी टॉम के परिवार वालों के पास आकर उन्हें दुखद खबर देती है कि टॉम अब नहीं रहे, जो सुनकर वो सभी टूट जाते हैं और उनको रोता देख वो भी अकेले में आकर रोने लगती है और सारी चीजों का खुद को ही जिम्मेदार मानने लगती है कि उसे फोन उठाने नहीं जाना चाहिए था। वहीं सैद भी उसे दिलासा देने के लिए उसके पास आ जाता है और तभी फिर से उसे ऐसा महसूस होता है कि मैगी ने उसे देखा। इसलिए वो तुरंत कैसिल के पास आकर सारी बात बताता है, जिस पर कैसिल कहता है कि ऐसा असंभव है, क्योंकि कोई भी तुम्हें तब तक ही देख सकता है जब तुम्हारा मन चाहे कि वो तुम्हें देखे। पर फिर भी सैद को समझ नहीं आता कि मैगी उसे कैसे देख सकती है। वहीं दूसरी तरफ मैगी टॉम की मृत्यु से अब तक परेशान होती है, इसलिए डॉक्टर जॉर्डन उसे दिलासा देते हैं, जो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। पर ये देख सैद को अच्छा नहीं लगता, मानो वो मैगी को पसंद करने लगा हो। अब मैगी हॉस्पिटल में जहाँ भी जाती है सैद भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ मैगी एक बच्चा जिसे सड़क किनारे फेंक दिया गया था उसे देखने आती है। और उसका हाल जानकर जैसे ही वो शाम को घर जा रही होती है तो उसे सैद दिखाई देता है, जो उससे सवाल करती है कि क्या तुम किसी को देखने आए हो। जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ क्योंकि तुम परेशान लग रही हो। जिस पर मैगी कहती है कि मैं एक पेशेंट को ना बचा पाने के कारण परेशान हूँ। जिस पर वो जवाब देता है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन भाग्य में लिखी हुई चीज तुम बदल नहीं सकती। जिस पर मैगी उसका धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। अब घर आकर वो पूरे समय सैद के बारे में सोच रही होती है, जिसे वो भी इनविजिबल होकर सुन रहा होता है। फिर अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती है तो टेबल पर उसे एक किताब मिलती है जिसे सैद ने ही वहाँ रखा था, और वो उस किताब को पढ़ने भी लगती है, जिसे पढ़कर उसे काफी अच्छा महसूस होता है। जिसके बाद वो जॉर्डन के पास आती है और किताब देकर उसका धन्यवाद करती है कि तुमने मुझे इतनी अच्छी किताब दी। पर वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई भी किताब नहीं दी।
जो सुनकर वो थोड़ा हैरान रह जाती है कि आखिर वो किताब किसने वहाँ रखी। इसलिए वो लाइब्रेरी में आ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात सेथ से होती है। इसलिए मैगी उससे लाइब्रेरी में आने की वजह पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मैं यहीं रहता हूँ क्योंकि मैं भगवान का मैसेंजर हूँ। पर वो उसकी बात को मजाक समझकर अनदेखा कर देती है। अब मैगी सेथ को हॉस्पिटल के लैब में लेकर आती है और अपने डीएनए सेल्स दिखाकर उससे कहती है कि यदि ये मर जाए तो इंसान भी जीवित नहीं बचेगा। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। मैगी अब उससे सवाल करती है कि क्या मैं तुम्हारा डीएनए चेक कर सकती हूँ, पर सेथ उसे साफ मना करके उससे कई सारे फीलिंग्स के बारे में पूछता है, जैसा कि हंसने या रोने पर कैसा महसूस होता है, और ऐसे ही हर तरह की फीलिंग्स के बारे में उसे बताने को कहता है। पर उसकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो भी इंसानों की तरह सब कुछ महसूस करना चाहता है। फिर तभी मैगी का अलार्म बजने लगता है, इसलिए वो सेथ को वहीं रुकने का कहकर वहाँ से चली जाती है। पर सेथ वहाँ से नेथन नाम के एक पेशेंट के कमरे में आ जाता है, जो सेथ को देखकर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहीं हो। ये सुनकर वो और भी हैरान हो जाता है। इधर मैगी जब लैब में वापस आती है तो सेथ वहाँ नहीं होता, इसलिए वो घर चली जाती है जहाँ जॉर्डन आया होता है, जो मैगी का सामान पैक कर रहा था। जिस पर वो उससे सवाल करता है कि तुम ये सामान क्यों पैक कर रहे हो। वो कहता है कि हम कुछ दिनों के लिए हाइकिंग पर जा रहे हैं, पर मैगी कहती कि क्या हम कुछ दिन बाद नहीं जा सकते। जिस पर वो मान भी जाता है और फिर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। जो देख वहीं खड़ा सेथ गुस्सा हो जाता है। अब सेथ नेथन से मिलने आता है, जो उससे कहता है कि अभी मेरा नंबर नहीं आया है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आज ही डिस्चार्ज होने वाला हूँ। पर फिर सेथ सवाल करता है कि तुम मुझे देख कैसे सकते हो। जिस पर वो उसे एक शॉकिंग जानकारी देता है कि पहले मैं भी एक एंजल हुआ करता था, लेकिन मैंने खुद को पूरी तरह से इंसान में बदल लिया और अब मेरा परिवार भी है। जो सुनकर सेथ हैरान हो जाता है और उसे बाकी एंजल से मिलवाने ले जाता है, जहां उन्हें सूरज के डूबने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज नेथन की इंसान बन जाने के कारण उसे सुनाई नहीं देती। अब सेथ कैसिल से मिलकर उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बताकर कहता है कि मुझे ये दुनिया खूबसूरत लगने लगी है, यहाँ के लोग भी मुझे अच्छे लगने लगे हैं, उनकी फीलिंग्स को भी मैं महसूस करने लगा हूँ, इसलिए अब मैं भी इंसान बनना चाहता हूँ। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद शायद मैगी से मिलता है, जहाँ वो उससे कहती कि तुमने आज भी वही कपड़ा पहना है, क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े या घर नहीं है। पर इस पर वो व्यक्त करता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुमसे ही मिलना अच्छा लगता है। जिस पर वो भी थोड़ा खुश हो जाती है और वहाँ से दोनों नेथन के घर आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर उसने आज पार्टी रखी है और उस पार्टी में नेथन की बच्ची सेथ के साथ खेलने लगती है। जिस पर नेथन की पत्नी उनकी फोटो खींच लेती है और सेथ के वहाँ से जाने के बाद जब मैगी उस फोटो को देखती है तो उसमें सेथ की फोटो आई ही नहीं होती। जो देखकर अब वो घबरा जाती है और सेथ को घर लाकर उसे सब्जियां काटने को कहती है, लेकिन सेथ को सब्जियां काटने नहीं आता था, जिससे उसका अंगूठा कट जाता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये मैगी देख लेती है और चाकू से उसके हाथ पर एक कट लगा देती है, पर वो तुरंत अपना हाथ कपड़े से छुपाकर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो कपड़ा हटा देती है जहाँ कोई घाव नहीं होता। जो देख वो अब और भी घबरा जाती है। सेथ उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में मैगी उसे 2-3 थप्पड़ मारकर घर से भगा देती है। जिसकी बाद सेथ काफी दुखी होकर कैसिल और नेथन के साथ कुछ समय बिताता है। इधर मैगी को भी बुरा लग रहा था कि उसे सेथ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं सेथ भी इनविजिबल होकर उसे देख रहा होता है। अब अगले सीन में मैगी के पास जॉर्डन आकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन मैगी जवाब के लिए उससे कुछ समय मांगती है, जिस पर वो मान जाता है। अब मैगी नेथन के पास आकर सेथ के बारे में सारी बात पूछती है, जिस पर वो कहता है कि सेथ तुम्हें पसंद करता है और वो दरअसल इंसान नहीं बल्कि एक एंजल है जो तुम्हारे लिए अपनी सारी शक्तियों का बलिदान भी कर सकता है। जो सुनकर वो बहुत हैरान हो जाती है और तुरंत सेथ से मिलने लाइब्रेरी आती है, जहाँ सेथ उसे देखकर खुश हो जाता है।
पर मैगी उससे कहती कि मैं बस तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ ताकि तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं अपने जीवन में ऐसा इंसान चाहती हूँ जो मुझे महसूस कर सके, जिसे हर चीज का एहसास हो, ना कि ऐसा जिसे कुछ भी महसूस ना होता हो। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर इससे पहली बार सैद को अपना दिल टूटने का एहसास होता है और वो आत्महत्या का सोचकर एक बिल्डिंग के टेरेस पर आ जाता है और मैगी को याद करते हुए वहां से नीचे कूद जाता है। पर कुछ फ्लोर नीचे लगे जाली से टकरा कर वो बच जाता है, जहां उसके हाथ से अब खून बहने लगता है, जो देख वो खुश हो जाता है, यानी कि वो अब अपनी पूरी शक्तियों को खोकर इंसान बन चुका है। वहीं कुछ वर्कर्स भी होते हैं जो उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग मुझे देख सकते हो, जिस पर वो सभी हाँ में जवाब देते हैं। जो सुनकर सेठ नाचते गाते हुए मैगी से मिलने हॉस्पिटल आता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि वो लेक ताहुई के पास बने उसके अंकल के केबिन में कुछ दिनों के लिए गई है, जिस पर वो तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। अब वहां तक पहुंचने के लिए उसे सवारी की जरूरत थी, पर सवारी को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो बारिश में भीगते हुए सड़क किनारे लोगों से लिफ्ट मांग रहा होता है, जिस पर एक ट्रक वाले को उस पर दया आ जाती है, इसलिए वो उसे अपने ट्रक में बिठा लेता है, जिसके बाद उसे तहाई छोड़कर अपने सफर के लिए आगे चला जाता है। अब सैद मैगी के केबिन के दरवाजे पर दस्तक देता है और जैसे ही मैगी दरवाजा खोलती है, उसे सैद घायल और थका हुआ दिखाई देता है, जो वहीं बेहोश हो जाता है। इसलिए वो उसे घर के अंदर लाकर उसकी देखभाल करती है और उसके शरीर से निकल रहे खून को देखकर वो खुश हो जाती है। और तभी सैद को भी होश आ जाता है। वो अब मैगी से सबसे पहले यही सवाल करता है कि क्या तुमने जॉर्डन से शादी कर ली, जिस पर वो कहती है कि मैंने उसे मना कर दिया है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जो सुनकर वो खुश हो जाता है और दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन मैगी शहद के लिए नाश्ता निकालकर शहर से जरूरत का सामान लेने चली जाती है। वहीं घर पर सैद अपनी जीवन में पहली बार नहाया होता है, जिससे उसे काफी अच्छा महसूस होता है। इधर मैगी जब अपनी साइकिल से वापस आ रही होती है कि तभी अचानक उसके सामने एक ट्रक आ जाता है जिसमें लकड़ियां रखी होती है, जिससे दुर्भाग्य से मैगी टकरा जाती है और वही केबिन में जलती हुई मोमबत्ती अचानक बुझ जाती है, जिससे सैद को कुछ गड़बड़ का भनक लग जाता है। इसलिए वो तुरंत मैगी के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब सैद भागते हुए मैगी के पास आता है, जहां वो सड़क पर घायल अवस्था में पड़ी होती है। सैद उसे कहता है कि मैं तुरंत मदद लेकर आता हूँ, लेकिन वो कहती कि ड्राइवर भाग गया है, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पर वो उसके साथ ही रुक जाता है। मैगी अब उससे कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सारी दुनिया घुमाऊंगी, सारी चीजें सिखाऊंगी, पर मेरी वजह से तुम्हारा सारा बलिदान भी खत्म हो गया। जिस पर सैद कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुमने मेरे अंदर इंसानों वाली भावना डाल दी है, मैं तुम्हारे हर चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ। और ये लाइन सुनकर मैगी वहीं अपना दम तोड़ देती है, जिस पर फिर सैद उसे गले लगाकर सड़क के बीच ही जोर जोर से रोने लगता है, जिसके बाद वो मैगी का फ्यूनरल कर देता है और बैकग्राउंड से बज रहा सैड सॉन्ग इस सॉन्ग को काफी इमोशनल बना देता है। अब सैद कई दिन उदासी में गुजार देता है और एक दिन उसके पास कैसील आता है। सैद उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ही मैगी को आफ्टर लाइफ में ले गए थे, जिस पर वो कहता है कि वहाँ मैं नहीं था। कैसिल उसे समझाता है कि अपने आप को देखो, तुमने खुद को इंसान में बदल लिया है और एक दिन तुम भी मर जाओगे और तब मैं तुम्हें आफ्टर लाइफ में लेकर जाऊंगा। पर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि अगर तुम्हें पता होता कि मैगी के साथ ये सब होने वाला है, तो क्या तब भी तुम अपनी शक्तियां का बलिदान देकर इंसान बनते? जिस पर सैद कहता है कि मैगी ने मुझे इंसान की भावना ही नहीं बल्कि प्यार का मतलब भी समझाया है, मैं तो बस उसकी एक झलक देखने के लिए ही अपना सब कुछ बलिदान कर देता। अब अगले सीन में सैद उसी बीच पर आता है जहां उसे सूरज उगने की आवाज सुनाई देती है और वहीं कैसिल के साथ और भी कई सारे एंजल्स होते हैं और सैद जो जीवन उसे मैगी के कारण मिला उसे खुशी से गुजारने का तय करता है और समुंदर में जाकर लहरों में खेलने लगता है और उसे खुश देख कैसिल भी खुश हो जाता है
और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।